फिर उसे कुछ याद आया और उसने जगत मेहरा से कहा, अच्छा, तुम और नैना कैसे हो? कुछ देर पहले लकी ने नैना की बहन से पूछा था। उसने कहा कि तुम दोनों अक्सर साथ बाहर जाते हो। अब हम सिर्फ दोस्त हैं, जगत मेहरा ने जवाब दिया। हाँ, नैना ने भी अपनी बहन से यही कहा था। प्रदीप भाटी ने आगे देखा और सिर हिलाया। वो हंसे बिना नहीं रह सका। पहले दोस्ती कर लो, यही सही तरीका है। तुम्हारा पहले वाला भूखा बाघ अपने शिकार पर झपटता है वाला पीछा करने का तरीका काम नहीं करेगा। तुम शुरू से ही जोरदार हमला करोगे और उन्हें डरा कर भगा दोगे। जगत मेहरा असमंजस में पड़ गया। क्या ब्लाइंड डेट पर जाने का यही तरीका नहीं है? ये सच है, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष भी आपको पहली नजर में पसंद न करे, अगर आप बहुत ज्यादा पहल करते हैं, बहुत ज्यादा पीछा करते हैं और दूसरे पक्ष पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, तो इससे दूसरा पक्ष पीछे हट सकता है। यदि पहले समझने की प्रक्रिया हो तो आगे विकास की संभावना रहती है। यह सिर्फ एक ब्लाइंड डेट नहीं है, यह हर चीज के लिए समान है। यह व्यापार जगत और कार्यस्थल में भी लागू होता है। जगत मेहरा को कुछ साल पहले की अपनी असफल ब्लाइंड डेट्स याद आई और उसने उत्सुकता से पूछा, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? फिर से सोचो। प्रदीप भाटी ने अपने होंठ सिकोड़े और अपने दोस्त की ओर देखा। तुम हमेशा अपनी ही मर्जी से काम करते हो। दूसरों की बातें कैसे सुन सकते हो? तुम हमेशा सुंदरता के नशे में अंधे रहे हो। जगत मेहरा अवाक रह गया, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे ये बात सच लगी। विश्वविद्यालय के दिनों से ही जब भी प्रदीप भाटी ने उसके सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया, उसने उसके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। हालांकि ऐसा लगता था कि उसके अपने प्रस्ताव कभी सफल नहीं हुए थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि उसके और रश्मि सिंह के बीच कुछ होने की संभावना है, लेकिन संयोग से यही वह समय था जब उसने फिलहाल डेटिंग ना करने का फैसला किया। जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचने ही वाले थे, प्रदीप भाटी ने अंजलि रेड्डी को फोन कर दिया था। उसे पता था कि अंजलि रेड्डी विमान से उतर चुकी है और प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रही है। दूर से उसने देखा कि एक मोटे आदमी ने आधी बाजू की कमीज और गोल फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और वो कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा अपने फोन में कुछ देख रहा था। जगत मेहरा ने प्रदीप भाटी से गाड़ी रोकने को कहा। फिर उसने अपना चश्मा उतार कर कहा, मैं पहले जतिन को नमस्कार करने जाता हूं। प्रदीप भाटी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चश्मा उतारने के बाद जगत मेहरा कार से बाहर निकला और सीधे रिसेप्शन हॉल के बाहर खड़े मोटे आदमी की ओर चल पड़ा। जब वह किनारे की ओर बढ़ा तो वह मोटे आदमी के कंधे से टकरा गया। फैटी का हाथ कांप रहा था और उसका फोन लगभग गिर ही गया था। उसने अपना सिर उठाया और उससे टकराने वाले व्यक्ति को घूर कर देखा। आप। अंत में उसने देखा कि उससे टकराने वाला व्यक्ति गंजा और हट्टा कट्टा था। उसकी बाजू की टी शर्ट के नीचे उसकी बाहों की मांसपेशियां किसी मूर्ति की तरह उभरी हुई थी। जब उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति उसे घूर रहा है तो लिटिल फैटी ने अनजाने में ही नजरें हटा ली। क्या? गंजे आदमी ने रुककर पीछे हटते हुए पूछा। लिटिल फैटी 2 कदम किनारे हटकर फिर से अपने फोन में देखने लगा। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या अभी अभी मेरी आपसे टक्कर हुई थी? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। छोटा फैटी अभी भी अपने फोन की ओर देख रहा था। जगत मेहरा ने अपनी हंसी रोकी और थोड़ा और करीब झुक गया। क्या मैं माफी के तौर पर आपको खाना खिलाऊं? क्या? लिटिल फैटी एक पल के लिए जम गया और अनजाने में अपने बगल में खड़े गंजे आदमी की ओर देखा। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, आह, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो फिर मुझे खाना खिलाओगे? मेरे कंधे को देखो, तुम्हारी वजह से इसमें सूजन आ गई है। मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाने जा रहा हूं।
मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा। छोटा मोटा बार बार एक तरफ हट रहा था। उसे साफ तौर पर लग रहा था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। जगत मेहरा और करीब आने लगा। तुम पुलिस को क्यों बुलाओगे? मैं बस आपके साथ खाना खाना चाहता हूं। क्या हमने मिलने का समय तय नहीं किया था? किसने आपसे मिलने का समय तय किया था? आप यहां मत आइए। अरे भाई जतिन, क्या हमने व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट नहीं लिया था? आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। हम काले रंग की त्वचा वाले लोग भी होंगे। तुम ये कैसे भूल सकते हो? लिटिल फैटी ने प्रदीप भाटी के नंबर पर कॉल किया और कहा, कौन सा व्हाट्सएप? मेरे पास तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं है। ओह! वो अचानक एक पल के लिए ठहर गया। उसे एहसास हुआ कि गंजे आदमी ने उसे उसके उपनाम से पुकारा था। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा उपनाम था जिससे छात्रावास में रहने वाले कुछ ही लोग उसे पुकारते थे। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने गंजे आदमी की ओर देखा। उसने देखा कि हट्टे कट्टे गंजे आदमी ने धीरे धीरे काले फ्रेम वाला चश्मा पहना। फिर उसके होठों के कोने धीरे धीरे खुले, जिससे एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जो उसे बेहद आकर्षक लगी। भाई जतिन, बहुत दिनों बाद मिले। उस छोटे मोटे लड़के ने अपना चश्मा ऊपर किया और जगत मेहरा को कुछ देर तक घूरने के बाद आखिरकार अपनी पहचान की पुष्टि की। वह दहाड़ते हुए दौड़ा और जगत मेहरा का गला अपनी बाहों से दबाने के लिए कूद पड़ा। ये क्या बकवास है? ये तुम हो? बच्चे, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी जान ही निकल गई। पास ही में प्रदीप भाटी अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। जब उसने जगत मेहरा को चश्मा उतारते देखा तो वह समझ गया कि अब वह क्या करने वाला है। जगत मेहरा काफी बदल चुका था। चश्मा उतारने पर तो वो खुद भी उसे एक नजर में पहचान नहीं पाया। जतिन की तो बात ही छोड़िए, जिसने उसे कई सालों से नहीं देखा था। कुछ देर बाद प्रदीप भाटी की कार में छोटा मोटा जतिन अभी भी जगत मेहरा को देख रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और जगत मेहरा के गंजे सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जगत मेहरा ने अपना हाथ उठाकर उसे झटक दिया। भाई हतू, आप बहुत बदल गए हैं। क्या आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं? तुम ऐसे कैसे बन गए? जतिन को अभी भी जगत मेहरा के वर्तमान रूप को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। उसकी छवि में जो जगत मेहरा था, उससे ये रूप बिल्कुल अलग था। मैं बस वजन कम करना चाहती थी और अनौपचारिक रूप से अभ्यास करना चाहती थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जितना ज्यादा मैं अभ्यास करूंगी, उतनी ही ज्यादा मुझे इसकी लत लग जाएगी। जहां तक मेरे बालों की बात है, अगर वे मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा। गाड़ी चला रहे प्रदीप भाटी को प्रस्थान हॉल के बाहर का दृश्य याद आया और वो हंसे बिना नहीं रह सके। जतिन, तुम अभी बहुत डरे हुए थे। जतिन ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। ड्वेन जॉनसन जैसा दिखने वाला एक बड़ा आदमी मुझसे लड़ने आया है। अगर तुम होते तो तुम भी डर जाते। ये कहते हुए वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से जगत मेहरा की ट्राइसेप्स को चुटकी काट ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम इतनी मेहनत कैसे करते हो? प्रदीप भाटी उन्हें एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध छोटे रेस्तरां में ले गया। हालांकि वह जगह अपेक्षाकृत दूर थी और सजावट भी अपेक्षाकृत पुरानी थी, फिर भी वहां काफी चहल पहल थी। अगर प्रदीप भाटी ने पहले से एक निजी कमरा बुक न किया होता तो उन्हें हॉल में भी मेज नहीं मिलती। प्रदीप भाटी ने खाना ऑर्डर करने के बाद बियर मंगवाई और जगत मेहरा से पूछा। नकारात्मक जवाब मिलने पर उसने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की और अपने और जतिन के लिए बियर डाली। कॉलेज में जब वे साथ में खाना खाने जाते थे तो ये उन पर निर्भर करता था कि वे पीना चाहते हैं या नहीं। वे जो चाहें और जितना चाहे पी सकते थे। वे सभी जानते थे कि जगत मेहरा को पीना पसंद नहीं था। दरअसल जतिन की शराब सहन करने की क्षमता भी बहुत कम थी। आमतौर पर
3 कैन के बाद ही उसका चेहरा लाल हो जाता था और उसकी वाणी थोड़ी लड़खड़ाने लगती थी। हालांकि प्रदीप भाटी की शराब सहने की क्षमता हमेशा से बहुत अच्छी रही थी। जगत मेहरा ने उसे कभी नशे में नहीं देखा था। उसे याद है कि स्नातक समारोह से पहले कक्षा की सभा में प्रदीप भाटी ने कम से कम आधा डिब्बा बियर पी ली थी और फिर भी वो बहुत शांत था और बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा था। जगत मेहरा ने पहले से ही एक छोटा कंकड़ तैयार कर रखा था। उसने योजना बनाई थी कि वो शौचालय जाकर उसे निगल लेगा। उसके बाद वो वापस आकर थोड़ा सा खाएगा। वो शौचालय जाने का मौका ढूंढेगा और फिर थोड़ा सोया सॉस पी लेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी कंपनी के बारे में क्या आपने नहीं कहा था कि यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? तुम अचानक देश क्यों लौट आए? पेट भरने के बाद प्रदीप भाटी ने पूछा। उफ, इसकी बात मत करो। मैं इसे थोड़े समय में समझा नहीं सकता। बाजार का माहौल अच्छा नहीं है और मैं लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानता। धिक्कार है, इंसानी फितरत। जतिन ने शराब का एक घूंट लिया, अपने चश्मे को ऊपर उठाया और बेबसी भरे भाव से कहा, आह, इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंत में मैं खाली हाथ लौटा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मैं केवल परिवार की अरबों की संपत्ति विरासत में पाने के लिए ही वापस आ सकता हूं। जगत मेहरा और प्रदीप भाटी जानते थे कि जतिन का परिवार बहुत अमीर था। उनके पास कई सुपरमार्केट थे और वे रियल एस्टेट के कारोबार में भी शामिल थे। इसलिए विदेश जाने से पहले वे हमेशा उसे इस वाक्य से चिढ़ाते थे कि अगर वो विदेश में गुजारा नहीं कर पाया तो उसे अरबों की संपत्ति विरासत में पाने के लिए वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन सच कहे तो जगत मेहरा और अंजलि रेड्डी 4 साल से कॉलेज में साथ थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक अमीर खानदानी है जिसके पास करोड़ों की दौलत है। वह 4 साल से उनके साथ हॉस्टल में भी रह रहा था। उसका लैपटॉप वही था जो उसने उनके साथ मिलकर खरीदे जादुई जहाज का था। जब वे रात भर गेम खेलते थे तो साथ में इंस्टेंट नूडल्स खाते थे। जब वे बाहर जाते थे तो उनके साथ मेट्रो और बस में ठूस-ठूस कर सफर करते थे। वो उस खानदानी नौजवान से बिल्कुल अलग था जो स्पोर्ट्स कार चलाता है और मशहूर ब्रांड के कपड़े पहनता है। लेकिन अंजलि रेड्डी कंजूस नहीं था। जब भी वे साथ खाना खाते, बिल का भुगतान हमेशा वही सबसे पहले करता था। वो अक्सर छात्रावास में कुछ चीजें भी जोड़ता था। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। अंजलि रेड्डी के पास विदेश की तुलना में भारत में अधिक अवसर है। उसे सही परियोजना मिल गई है और यहां विकास अमेरिका में तुम्हारे मुकाबले कहीं बेहतर है। साथ ही उसे अपने परिवार का भी समर्थन प्राप्त है, जगत मेहरा ने कहा। अंजलि रेड्डी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बस अपने परिवार की व्यवस्थाओं का पालन करूंगा। मेरे पिताजी ने कहा है कि वे एक ड्राइवर रहित सुपरमार्केट बना चाहते हैं। ये मेरे अध्ययन से संबंधित है, इसलिए उन्होंने मुझे इसका जिम्मा सौंपा है। आहतू, मैंने आहबिन से सुना कि आपकी पिछली कंपनी बंद हो गई है। अगर आपने अभी तक कोई नई नौकरी नहीं ढूंढी है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अब बिना सेना का सेनापति हूं। मैं बहुत चिंतित हूं। प्रदीप भाटी मुस्कुराया और बोला, वो इसी शहर में रहना चाहता है। वो आपके साथ कैसे जा सकता है? उसकी नौकरी की चिंता मत करो। जब तक उसे पर्याप्त आराम मिलता रहेगा, मैं उसके लिए किसी भी समय नौकरी का इंतजाम कर सकता हूं। जगत मेहरा को पता था कि उसके दोनों दोस्त उसके बारे में सोच रहे हैं और वह थोड़ा भावुक हो गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं कुछ समय बाद घर बेचकर अपने गृहनगर वापस जाना चाहता हूं। आह, प्रदीप भाटी ने अभी अभी पूरे आत्मविश्वास से कहा था कि जगत मेहरा इसी शहर में रहना चाहता है, लेकिन उसे तुरंत ही करारा जवाब मिला। उसने कुछ हैरानी और संदेह के साथ कहा, इतनी छोटी सी असफलता के बाद निराश तो नहीं हो सकते, है ना? यह तो बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं है। आपकी पढ़ाई के विषय के आधार पर आप अपने गृहनगर में किस प्रकार का विकास कर सकते हैं? आईटी उद्योग जतिन के खुदरा कारोबार जैसा नहीं था। वे इसे किसी भी शहर में कर सकते थे
और क्या आपने और असल में वह कहना चाहता था कि जगत मेहरा और रश्मि सिंह का रिश्ता अच्छा चल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि जगत मेहरा ने अपने गृहनगर लौटने की इच्छा जताई है, इसलिए उसने उन दोनों के रिश्ते के बारे में अपना रुख पहले ही जाहिर कर दिया है। उसने और कुछ नहीं कहा और बाद में इस बारे में विस्तार से पूछने का फैसला किया। जगत मेहरा ने कहा, मैं इंटरनेट का काम नहीं करने जा रहा हूं। मैं मुर्गियां, बत्तखें, हंस, खरगोश आदि पालने के लिए एक फार्म खोलूंगा। प्रदीप भाटी और जतिन दोनों हैरान रह गए। यह उनके मन में बसी जगत मेहरा की छवि से बिल्कुल अलग था। उनकी धारणा में जगत मेहरा हमेशा से अत्याधुनिक तकनीक और बड़े शहरों के प्रति लालसा से भरा रहता था। उसने कभी इस तरह का ग्रामीण जीवन नहीं जिया था और वह अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया था। क्या 7 साल तक जिस कंपनी में उन्होंने काम किया था, उसका पतन वास्तव में उनके लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वे ये भी जानते थे कि जगत मेहरा हमेशा से बहुत जिद्दी था। एक बार फैसला कर लेने पर उसे बदलना दूसरों के लिए मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाद में इस बारे में पूछने का मौका ढूंढने की योजना बनाई। तो अगला विषय विश्वविद्यालय में उनके जीवन पर केंद्रित हो गया। जतिन ने गहरी आह भरते हुए कहा, धिक्कार है, विश्वविद्यालय में मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि मैं एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया। जगत मेहरा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। काम के बाद अगर कोई दोबारा रिश्ता बना चाहता है तो अक्सर ये उतना सरल और सहज नहीं होता जितना स्कूल के दिनों में होता था। विचार करने लायक बहुत सी बातें होती हैं। वो अक्सर ये भी सोचता था कि अगर विश्वविद्यालय में उसकी कोई प्रेमिका होती और स्नातक होने के कुछ ही समय बाद उसकी शादी हो जाती तो कैसा होता। अच्छा, अगर उस पत्नी को पता चले कि उसका पति पिशाच में बदल रहा है तो वो क्या करेगी? वो उसकी शिकायत तो नहीं करेगी, है ना? प्रदीप भाटी ने दोनों की टिप्पणियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, अरे तुम दोनों, मैंने तुम्हें विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग और विदेशी भाषा विभाग की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कितनी बार ले जाया है। मैंने कितनी बार तुम्हें जूनियर्स को कंप्यूटर इंस्टॉल करने और ठीक करने में मदद करने के लिए ले जाया। तुम दोनों कंप्यूटर इंस्टॉल करने और ठीक करने पर पूरा ध्यान देते थे। जब लोग तुम्हें धन्यवाद के रूप में खाना खिलाना चाहते थे तो तुम दोनों कैसे जवाब देते थे? आज रात की गिल्ड गतिविधि इसे किसी और दिन करेंगे। जगत मेहरा और जतिन की तुलना में प्रदीप भाटी स्पष्ट रूप से एक आकर्षक लड़का था, जिसकी भौहें सजीव और आंखें चमकीली थी। वह उन दोनों से बेहतर बात करने में भी माहिर था। प्रथम वर्ष में ही वह अन्य विभागों के कई लोगों को जानता था। बाद में उसके कई वरिष्ठों और कनिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बन गए। जगत मेहरा और जतिन ने एक दूसरे को अवाक होकर देखा। ये सच लग रहा था। जब वे विश्वविद्यालय में थे, अगर वे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट नहीं खेल रहे होते थे तो वे साथ मिलकर कुछ बेतरतीब और बेकार से छोटे-मोटे प्रोग्राम बना रहे होते थे। पीछे मुड़कर देखे तो विश्वविद्यालय में उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो यही था कि उन्होंने अपने सर्वर पर एक खास संस्करण में एक खास अंतिम बॉस को पहली बार मारकर गिल्ड का नेतृत्व किया था। जतिन, जब तुम अमेरिका गए थे तो क्या तुम्हें कोई गोरी लड़की प्रेमिका के रूप में नहीं मिली थी? तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो तुम एक होशियार छात्र भी हो और एक बॉस भी। लड़कियों का तुम्हें पसंद करना तो आसान होना चाहिए। प्रदीप भाटी ने फिर पूछा। अंजलि रेड्डी ने बियर का एक घूंट लिया और अपने चश्मे को ऊपर उठाया। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बेशक, अमेरिका में भी मैं काफी अच्छा कर रहा हूं। गोरी लड़कियां, दक्षिण अमेरिकी खूबसूरत लड़कियां, काली लड़कियां, मैं उनके साथ बातें कर सकता हूं और हंस सकता हूं। तुम्हारी बातें और हंसी कौन सुनना चाहेगा? बस मुझे बता दो कि क्या तुमने उनसे गहरी दोस्ती कर ली है। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए बीच में ही टोक दिया। जतिन ने गंभीर चेहरे से जगत मेहरा की ओर देखा। मैं एक देशभक्त नौजवान हूं।
मुझे अपने देश की लड़कियां पसंद हैं, इसलिए भले ही अमेरिका की लड़कियां मीठी मीठी बातें करके मुझे लुभाती हों, मैं फिर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहूंगा और उन्हें मुझे भ्रष्ट नहीं करने दूंगा। प्रदीप भाटी के मुंह से बियर लगभग निकल ही गई। उसने मुस्कुराते हुए फैटी की ओर इशारा किया। कहीं विदेश में भी तुम्हें लड़कियों से अकेले बात करने में डर तो नहीं लगता? जतिन ने उसे घूर कर देखा। ये कैसे संभव है? मेरी कंपनी में 10 से अधिक लड़कियां हैं। छोड़ो ये सब। खाने के बाद चलो बार चलते हैं। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि अब मेरी लड़कियों को पटाने की कला बहुत जबरदस्त है। हालांकि रात के खाने के बाद प्रदीप भाटी को उसकी मंगेतर कृतिका देसाई का फोन आया। ऐसा लग रहा था कि कोई जरूरी काम था जिसके लिए उसे वापस जाना पड़ा। इसलिए उसने कार की चाबियां जगत मेहरा को सौंप दी और उसे जतिन के साथ जाने के लिए कहा। वह टैक्सी से वापस लौट आया। जगत मेहरा जतिन को उस बार में ले गया जिसकी सिफारिश प्रदीप भाटी ने की थी। उसने बताया कि वहां का माहौल बहुत अच्छा है। वह अपेक्षाकृत शांत जगह है और वहां अक्सर आसपास के विश्वविद्यालयों की लड़कियां आती रहती हैं। बार में प्रवेश करने के बाद जगत मेहरा को वास्तव में लगा कि यहां का वातावरण उसकी धारणा के अनुसार अन्य बारों की तुलना में कहीं अधिक शांत है। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां कोई शोर नहीं था, सिवाय एक महिला गायिका के जो सुभाष का गीत गॉन विद द विंड गा रही थी। जतिन ने नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल मंगाया और जगत मेहरा ने सोडा वाटर का एक गिलास मंगाया। कुछ देर बाद भूरे बालों वाली और उनमें बैंगनी रंग की हल्की झलक वाली एक खूबसूरत लड़की उनके पास आई और पूछा कि क्या वे उसे कुछ पीने के लिए देना चाहेंगे। जगत मेहरा को लगा था कि जतिन तुरंत मान जाएगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम पुराने सहपाठी हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। माफ करना। लड़की मुस्कुराई और बिना परवाह किए चली गई। जगत मेहरा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप अमेरिका में अपने प्रशिक्षण के परिणामों को साबित करने के लिए बार में आना चाहते हैं? आपने उसे क्यों अस्वीकार किया? जतिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह एक बारटेंडर है। वो पैसों के लिए हमसे बात करने आई है। इस तरह की बातें व्यर्थ है। हम विचारों और भावनाओं का वास्तविक आदान प्रदान करना चाहते हैं। जगत मेहरा मुस्कुराया। बुरा नहीं है, तुमने वाकई काफी सुधार किया है। क्या तुम एक नजर में ही बारटेंडर को पहचान सकते हो? जाहिर सी बात है, उसे पता था कि वह लड़की बारटेंडर है। बार में घुसते ही उसे पता चल गया था, क्योंकि उसने बारटेंडर को लड़की से फुसफुसाकर निर्देश देते हुए सुना था। जतिन ने अपने चश्मे को ऊपर किया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हम दोनों में से एक मोटा चश्मा पहने हुए आदमी है और दूसरा गंजा चश्मा पहने हुए आदमी है। भला कोई सामान्य लड़की हमसे बात करने की पहल कैसे कर सकती है? जगत मेहरा को वास्तव में लगा कि उसकी बात में काफी सच्चाई है। जब महिला गायिका ने एक और पुराना गाना गाना समाप्त किया, तो जतिन ने अपनी कोनी से जगत मेहरा को धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, 10 बजे 2 लड़कियां 8 मिनट। जगत मेहरा ने जिस दिशा में इशारा किया था, उस ओर देखा तो उसे एक छोटी गोल मेज पर 2 लड़कियां बैठी नजर आई। दोनों की उम्र लगभग 20 के आसपास लग रही थी। उनमें से एक के बाल छोटे और त्वचा सांवली थी। ऐसा लग रहा था कि वो अक्सर खेल कूद करती है। दूसरी ने चश्मा और पन्ना हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके हाव भाव में विद्वता झलक रही थी। इस कोण से जगत मेहरा को केवल चश्मा पहने लड़की का चेहरा और छोटे बालों वाली लड़की का आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। वे वाकई खूबसूरत थी। जाओ, उनसे बात करो। आखिर तुम एक पूर्व सीईओ और एक पूर्व समुद्री कछुआ हो। अपना दबदबा दिखाने का प्रयास करो। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। जतिन ने भौएं चढ़ाई और अपने नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल का एक घूंट लिया। वो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जगत मेहरा से बोला, अगर मैं वहां जाऊं तो क्या मुझे पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? शुभ संध्या, देवियों।
मैं थॉमस लियू हूं, जो अभी अभी अमेरिका से लौटा हूं। ठीक नहीं, लगता है भारत में मुझे मिस की जगह मिस कहकर बुलाना पड़ता है। थॉमस लियू कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं। मुझे जीतन तोमर ही कहिए। बड़बड़ाते जतिन को देखकर जगत मेहरा ने बेबसी से आह भरी। शराब का नशा उतर चुका था, लेकिन वो अब भी वही जतिन था जिसे वह जानता था। कुछ साल विदेश में बिताने के बाद भी उसका दिल वही था। उसने अपना सिर उठाया और दोनों लड़कियों को देखा। फिर उसने जतिन को अपनी ओर खींचा और कुछ मिनटों तक फुसफुसाता रहा। जगत मेहरा की बात सुनने के बाद जतिन ने अपना चश्मा ऊपर किया और पलकें झपकाई। उसने अपने दोस्त को संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या तुम ये कर सकते हो? आपको अपनी बात पूरी करने से पहले बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा, है ना? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से आपकी सोच से कहीं अधिक उपयोगी है। जगत मेहरा ने कहा, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस होटल ले जाकर सुला दूंगा। ठीक है, ठीक है। धिक्कार है, ज्यादा से ज्यादा मुझे पागल कहा जाएगा। जतिन के दोनों लड़कियों के पास जाने के बाद जगत मेहरा की नजरें उसका पीछा नहीं कर पाई। हालांकि दूसरी तरफ से आ रही आवाजें उसके कानों तक साफ पहुंच गई। महोदयाओ, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मेरा उपनाम लियू है और मेरा नाम जीतन तोमर है। मैं सुपरमार्केट श्रृंखला के व्यवसाय में हूं। हालांकि मेरी एक और पहचान है। मैं हिम पर्वत के शिष्यों की 113वीं पीढ़ी हूं। मैं चेहरे पढ़ने में माहिर हूं। मैंने संयोगवश इस महिला को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई समस्या हो गई है। मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये छोटे बालों वाली महिला विदेश से अभी अभी लौटी होगी। आपको लौटे हुए 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। संयोग से मैं भी कुछ समय पहले ही विदेश से लौटा हूं। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार आपको यूरोप से लौटना चाहिए था। आप मेरे साथ एक ही देश में नहीं गए थे। यह महिला जो मेरी तरह चश्मा पहनती है, सिंगापुर विश्वविद्यालय की छात्रा है। एक स्नातकोत्तर छात्रा। आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप वृश्चिक राशि के हैं। जहां तक छोटे बालों वाली महिला की बात है, वो सिंह राशि की है। भले ही आप दोनों के कई चाहने वाले हों, फिर भी आप दोनों अविवाहित हैं। तुम्हारे हाव भाव से मुझे पता चल रहा है कि तुम आज रात हॉटपॉट खाने वाले हो। अरे वाह, इस मौसम में हॉटपॉट खा रही हो। तुम दोनों महिलाएं तो बड़े ही खुशमिजाज हो। जब जगत मेहरा ने यह सुना तो उसे पहले से ही महसूस हो गया था कि जतिन दोनों लड़कियों के बगल में बैठ गया है। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। जाहिर है जतिन को ये शब्द उसी ने सिखाए थे। बार में कदम रखते ही उसने अपनी इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करने की आदत विकसित कर ली थी। वह अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर लेता था। उदाहरण के लिए उसने दोनों लड़कियों की बातचीत सुनी। उन्होंने बताया कि छोटे बालों वाली लड़की 4 तारीख को ही इंग्लैंड से लौटी थी। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने उसके जन्मदिन पर एक लड़का जो उसका पीछा कर रहा था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसकी जन्मदिन की पार्टी में गुलाबों का गुलदस्ता लेकर आया था। उस पर लड़की ने उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया था। चश्मा पहने महिला ने बताया कि अगले महीने उसका जन्मदिन है। उसने छोटे बालों वाली लड़की को रात के खाने पर बुलाया। उसने ये भी बताया कि वह स्नातकोत्तर छात्र छात्रावास छोड़कर विश्वविद्यालय के बाहर घर ढूंढने जा रही है। विश्वविद्यालय का नाम सिंगापुर विश्वविद्यालय था, जो बार के पास स्थित था। इन बातचीत के आधार पर जगत मेहरा ने दोनों लड़कियों के बारे में जानकारी का अनुमान लगाया। बेशक पिछले महीने अपने जन्मदिन पर सिंह राशि के अलावा वो कन्या राशि की भी हो सकती थी। हालांकि सिंह राशि में 22 दिन होते हैं,
जबकि कन्या राशि में केवल 9 दिन। संभावना के लिहाज से उसने सिंह राशि को चुना। उसने यह भी अनुमान लगाया कि चश्मा पहनी महिला वृश्चिक राशि की थी। अगर उसका अनुमान गलत निकला तो जतिन के पास यही कहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह पढ़ने में अच्छा नहीं था। उन्होंने रात के खाने में क्या खाया, इसका अंदाजा उसने उनके शरीर की गंध से लगाया। जगत मेहरा ने पहले सोचा था कि इस कॉम्बिनेशन पंच से रास्ता खुलने पर जतिन दोनों महिलाओं से काफी देर तक बातचीत कर पाएगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर बाद ही जतिन दोनों महिलाओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। जतिन ने सीधे बार में सोडा पी रहे और फोन देख रहे जगत मेहरा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्त ने मुझे यही बताया था। वह भविष्य बता सकता है। जगत मेहरा, जो अंजलि रेड्डी की स्थिति पर ध्यान दे रहा था, ने अंजलि रेड्डी के शब्दों को सुना और जान गया कि उसने उसे धोखा दिया है। हालांकि उसने फिर भी अनजान होने का नाटक किया और अंजलि रेड्डी और दोनों लड़कियों की ओर पीठ करके बार में अपने फोन को देखता रहा जब तक कि अंजलि रेड्डी ने उसे फोन नहीं किया। जगत मेहरा के पास उठकर दोनों लड़कियों का अभिवादन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने एक कुर्सी खींची और अंजलि रेड्डी के बगल में बैठ गया। उसने उसे ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो, मैंने तुमसे खुद करने को कहा था, है ना? तुमने इतनी जल्दी मुझे धोखा क्यों दिया? अंजलि रेड्डी ने भी उसे घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। दरअसल जब उसने जगत मेहरा द्वारा सिखाई गई बातों के बारे में बोलना समाप्त किया तो दोनों लड़कियां उसकी बातचीत की गति का अनुसरण नहीं कर रही थी। इसके बजाय उन्होंने उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद वो और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे जगत मेहरा से मदद मांगनी पड़ी। स्वस्थ त्वचा वाली छोटे बालों वाली लड़की ने धुंधली रोशनी वाले बार में जगत मेहरा को उत्सुकता से देखा। उसने पूछा, आपके दोस्त ने कहा था कि आप भविष्य बता सकते हैं, क्या ये सच है? जगत मेहरा ने सोचा कि वह बस इतना कह दे कि जब वह बाथरूम गया था तो उन दोनों लड़कियों के पास से गुजरा था और उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुन लिए थे। लेकिन फिर सोचने पर उसे लगा कि इससे और भी सवाल उठेंगे और बात करना व्यर्थ होगा। इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ। चश्मा पहनी लड़की ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने कहा कि वह हिम पर्वत के शिष्यों की 118वीं पीढ़ी है। यह सच नहीं हो सकता, है ना? और मुझे लगता है कि आप एक ताओवादी पुजारी की तुलना में आप एक भिक्षु की तरह अधिक दिखते हैं। अंजलि रेड्डी ने धीमी आवाज में बात काटते हुए कहा, वो महोदया, मैंने अभी कहा कि वह शिष्यों की 113वीं पीढ़ी है। चश्मा पहनी लड़की ने उसे घूरते हुए पूछा, तो क्या यह सच है या नहीं? ये नकली है। अंजलि रेड्डी ने बिना किसी दबाव के स्वीकार कर लिया। जगत मेहरा ने केवल इतना ही कहा, इसे ताओवादी विरासत कहते हैं। बेशक ये महज एक बहाना है। असल में हम भविष्य बताने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम या क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करना। क्वांटम मैकेनिक्स। छोटे बालों वाली लड़की हंस पड़ी और फिर चश्मा पहनी लड़की की तरफ देखने लगी। बाद वाली ने अपनी तर्जनी उंगली के जोर से अपने चश्मे को धक्का दिया और जगत मेहरा की ओर आधे मुस्कान के साथ देखा। क्वांटम मैकेनिक्स, क्या आप तरंग फलन का उपयोग करते हैं या फिर गलत भविष्यवाणियों का सिद्धांत? क्या वह दुश्मन के शस्त्रागार में घुस गया? जगत मेहरा को नहीं लगता था कि वह इस दौरान पढ़ी गई किताबों से दूसरों को मूर्ख बना सकता है। इसलिए उसने सीधे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमने ज्योतिष अनुसंधान के आधार के रूप में नवीनतम एआई न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया है और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के मॉडल के लिए टेंसर फ्लो आधारित बैकएंड का उपयोग किया है। बड़े डेटा के माध्यम से तुलना और सीखने के द्वारा हम तुलना से ज्योतिषीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जतिन ने अपनी भौहें उठाई और तुरंत कहा, जब हम 10 साल पहले स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब हम डिजिटल ज्योतिष पर शोध कर रहे थे। देखिए,
ये वही ज्योतिष प्रोग्राम है जो हमने तब बनाया था। इसे 2 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ये काफी लोकप्रिय है। बोलते बोलते उन्होंने अपने फोन पर मा मेन कियान कुन फैट पार्सर नाम का सॉफ्टवेयर खोजा। हालांकि यह सॉफ्टवेयर पीसी के लिए था और मोबाइल सिस्टम पर काम नहीं करता था। संक्षेप में कहे तो इससे लोगों को यह एहसास होता था कि यह सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, भले ही वे इसे समझ न पाए। यह सॉफ्टवेयर वास्तव में जगत मेहरा और जतिन ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान लिखा था। यह उनके द्वारा बनाए गए अनगिनत बेकार प्रोग्रामों में से एक था। इस ज्योतिष सॉफ्टवेयर में डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ राशिफल, जन्मसूचक चिन्ह, व्यक्तित्व परीक्षण और इंटरनेट पर मिलने वाली अन्य जानकारी को ही शामिल किया गया था। उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहद साधारण इंटरफेस के माध्यम से ये सभी बहुत ही बुनियादी जानकारी थी। इंटरनेट पर डाउनलोड की संख्या उन्होंने गुप्त रूप से कुछ उपकरणों का उपयोग करके उत्पन्न की थी। इस ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर को बनाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इसमें एक नाम युग्म सूचकांक था। जब तक पुरुष का नाम जीतन तोमर या जगत मेहरा होता, उसे 100 अंक मिलते। इसके अलावा उन्हें स्वर्ग में बनी जोड़ी के रूप में प्रशंसा करने वाले कई शब्द भी होते। फिर उन्होंने अपने फर्जी खातों का इस्तेमाल करके स्कूल फोरम पर इस सॉफ्टवेयर का लिंक फैलाया और कहा कि यह सॉफ्टवेयर हद से ज्यादा सटीक है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर में एक समस्या थी। कपल इंडेक्स को मापते समय यदि पुरुष जीतन तोमर या जगत मेहरा था, तो महिला चाहे जो भी हो, चाहे वो गॉडजिला हो या झू गंगली, उसे स्वर्ग में बनी जोड़ी मानकर 100 का स्कोर मिलता था। बाद में जब इसका पता चला तो दोनों रचनाकारों के नामों के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्हें तुरंत इसे ठीक करना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह वो पहला मौका भी था जब वे स्कूल फोरम पर मशहूर हुए। लेकिन अब जीतन तोमर ने दिखावा करने के लिए यह घटिया सॉफ्टवेयर निकाला। जगत मेहरा ने भी सिर हिलाया और कहा, वास्तविक दुनिया में सब कुछ डिजिटाइज किया जा सकता है। जब तक पर्याप्त डेटा है, सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। छोटे बालों वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, ओह, क्या इसका मतलब यह है कि आपने अभी अभी इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हमारी जानकारी की गणना भी की है? अरे, क्या आपने ये नहीं कहा था कि इस सॉफ्टवेयर का मोबाइल वर्जन नहीं है? आपने अभी इसका इस्तेमाल कैसे किया? बेशक, ये इस सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं है। ये तो बस एक ऐसी प्रथा है जिसे हमने 10 साल पहले शुरू किया था। जगत मेहरा ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक 4 साइज का एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे देते हुए कहा, इसे देख लो। छोटे बालों वाली लड़की थोड़ी हैरान थी। कागज खोलने पर उसने देखा कि यह 4 साइज का एक खाली कागज था जिस पर कई तहें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई बार मोड़ा गया हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। चश्मा पहनी लड़की को कागज देते हुए उसने जगत मेहरा से पूछा, इस कागज में ऐसी क्या खास बात है? बेशक ये पेपर खास था। ये वही एक 4 पेपर 1 था जिसके जरिए जगत मेहरा से संपर्क स्थापित हुआ था। जब उसने शर्मिला टंडन को सिक्का दिया और बाली पहने लड़के की ओर बॉल पॉइंट पेन की नोक फेंकी, तो उससे संपर्क स्थापित करने के लिए केवल 2 या 4 पेपर बचे थे। इसलिए भले ही उसने ये नहीं सोचा था कि इसका क्या करना है, फिर भी वो 4 1 को अपने साथ रखता था। उसे अब इसके उपयोगी होने की उम्मीद नहीं थी। तुम बार में जाकर एक पेन उधार ले सकते हो। कागज पर एक संख्या लिखो, फिर उसे मोड़कर एक छोटा सा टुकड़ा बना लो और उसे अपने हाथ में पकड़ो। मैं कागज पर लिखे शब्द बोलूंगा। अगर मैं सही हूं तो हम दोनों के लिए एक एक ड्रिंक खरीदोगे। कैसा रहेगा? जगत मेहरा ने कहा, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? क्या हम आपको ड्रिंक पिलाएंगे? अगर मैं गलत हूं तो तुम में से कोई एक दरवाजे पर जाकर 3 बार मैं झूठी हूं चिल्ला सकता है। कैसा रहेगा?
छोटे बालों वाली लड़की ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं। जगत मेहरा का जवाब बहुत सरल था। दोनों लड़कियां कुछ फुसफुसाकर बातें करने लगी। फिर चश्मा पहनी लड़की ने अपने बैग से एक जेल पेन निकाला और एक चार पेपर लेकर गलियारे के दूसरी तरफ चली गई। उसने एक चार पेपर को दीवार पर ऐसी जगह रखा जहां वे उसे देख न सके और उस पर एक संख्या लिख दी। चश्मा पहनी लड़की के वापस आने के बाद उसने हाथ में मुड़ा हुआ एक चार पेपर पकड़ा और कहा, अनुमान लगाओ। जगत मेहरा ने गौर से देखा और कहा, संख्या का अनुमान लगाने से पहले चलिए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अपना हाथ पीठ के पीछे रखें और कागज को दोनों हाथों के बीच से गुजारें। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपने कागज किस हाथ में पकड़ा हुआ है। चश्मा पहनी लड़की ने अपना हाथ पीठ पीछे कर लिया। जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से सही अनुमान लगाया। वह हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने 2 बार और कोशिश की। वो फिर भी सही थी। उसके बगल में खड़ी छोटे बालों वाली लड़की ने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं जगत मेहरा का साथी उसे कोई संकेत तो नहीं दे रहा है। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला। 5 बार कोशिश करने के बाद चश्मा पहनी लड़की ने मुड़ा हुआ कागज अपने सामने मेज पर रख दिया। उसने जगत मेहरा को घूरते हुए कहा, संख्या का अनुमान लगाओ। अनुमान लगाओ, मैंने क्या लिखा है? 6। चीनी भाषा में 6। जगत मेहरा ने यकीन से कहा। इसका यह मतलब नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि उसका ये 4 पेपर से कोई संबंध स्थापित हो गया था। वह जान सकता था कि उस पर क्या लिखा है। उसने ध्वनि की दिशा निर्धारित करने में मदद के लिए कागज निकाला। जब वो अलग अलग संख्याएं लिखता था तो अक्षरों की ध्वनि अलग अलग होती थी। स्वाभाविक रूप से वह जटिल शब्दों को पहचानने के लिए अक्षरों की ध्वनि पर निर्भर नहीं रह सकता था, लेकिन संख्याओं को पहचानना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एकमात्र समस्या यह थी कि अपेक्षाकृत शोरगुल वाले वातावरण में ध्वनि की दिशा का पता कैसे लगाया जाए। चश्मा पहनी लड़की ने अरबी अंक नहीं लिखे। इसके बजाय उसने चीनी भाषा में 6 लिखा। जब उसके कानों में 4 स्ट्रोक की आवाज आई तो उसने तुरंत समझ लिया कि लड़की अरबी अंक नहीं लिख रही है। चीनी अंकों में केवल 5 और 6 में ही 4 स्ट्रोक होते हैं। हालांकि 5 का उच्चारण बहुत अलग था। उसकी आवाज आसानी से पहचानी जा सकती थी, इसलिए वह केवल 6 ही हो सकता था। उसने देखा कि जगत मेहरा ने छोटे छोटे टुकड़ों में मुड़े हुए 4 पेपर को छुआ तक नहीं। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे पेपर पर लिखे चीनी अंक बोल दिए। वो और उसकी साथी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। सबसे पहले उन्होंने छत की ओर देखा जहां उसने अभी अभी लिखा था। वे देखना चाहती थी कि कहीं कोई निगरानी कैमरा तो नहीं लगा है। जगत मेहरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उन दोनों से कहा, हर चीज में संख्याएं होती है। यही गणना की गहराई है। उस कागज की हर सिलवट का अपना महत्व है। इसके पीछे के विशिष्ट सिद्धांत बहुत जटिल है। मेरा दोस्त स्टैनफोर्ड का एक होनहार छात्र है। उसने पिछले कुछ वर्षों में इससे संबंधित कई शोध कार्य किए हैं। जगत मेहरा ने कहा और अंजलि रेड्डी को घूरकर देखा। अब तुम्हारी बारी है। मेरे साथी के ईंधन टैंक में ईंधन लगभग खत्म हो चुका है। मैं कुछ पीने के लिए ऑर्डर करती हूं। आप दोनों क्या लेना चाहेंगे? छोटे बालों वाली लड़की ने अपना फोन उठाया और पूछा। सोडा वाटर और मिनरल वाटर, अंजलि रेड्डी और जगत मेहरा ने लगभग एक ही समय पर कहा। इतना कहने के बाद वे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे बालों वाली लड़की ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा, आप लोग जो चाहे पी सकते हैं। आपको हमारे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को ड्रिंक पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जगत मेहरा ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं मिनरल वाटर पी लूंगा। उन्होंने पहले सोडा वाटर मंगवाया था और सिर्फ एक घूंट पिया था। हालांकि उन्होंने उसे मुंह में जाते ही थूका नहीं। फिर भी उन्हें पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह बहुत ही असहज था। अंजलि रेड्डी ने यह भी कहा, सोडा वाटर
मिनरल वाटर, शुद्ध पानी, कुछ भी चलेगा। मैं सच में दूसरे पेय पदार्थ और शराब नहीं पीना चाहता। छोटे बालों वाली लड़की के पास बार में जाकर उनके लिए एक गिलास मिनरल वाटर और एक गिलास सोडा वाटर ऑर्डर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जगत मेहरा ने एक 4 पेपर 1 का इस्तेमाल करके दोनों लड़कियों को बेवकूफ बनाने के बाद आखिरकार बातचीत को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की, जिससे अंजलि रेड्डी और दोनों लड़कियों को जीवन के कुछ विषयों पर बात करने का मौका मिला, जैसे कि विदेश में उनके अनुभव, विदेश जाने से पहले और बाद में आए बदलाव इत्यादि। वे दोनों लड़कियों के नाम भी जानते थे। छोटे बालों वाली लड़की का नाम चंचल मौलसी था, जो हाल ही में इंग्लैंड से लौटी थी। चश्मे वाली लड़की का नाम याशिका था, जो बार के पास स्थित विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की छात्रा थी। जगत मेहरा खुद को एक बेहतरीन सहयोगी मानता था। जब तक अंजलि रेड्डी बातचीत की लय को नियंत्रित कर सकता था, वो लगभग कभी दखल नहीं देता था। हालांकि दोनों लड़कियां उस जादुई एक 4 पेपर को लेकर अभी भी काफी उत्सुक थी। वे समय समय पर पूछती रहती थी कि जगत मेहरा उस पेपर पर लिखे नंबर का अनुमान कैसे लगा लेता है। उन्होंने दोबारा खेलने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि जगत मेहरा ने मना करने का बहाना ढूंढ लिया। इस तरह की रहस्यमयी चीज एक बार ही काफी थी। वो उनके साथ 4 पेपर के रहस्य का अध्ययन नहीं करना चाहता था। जब लगभग 11 बज रहे थे, चंचल मौलसी और याशिका ने कहा कि वे वापस जाना चाहते हैं। जगत मेहरा और अंजलि रेड्डी ने कुछ नहीं कहा। वे दोनों खड़े हो गए और उन्हें जाते हुए देखते रहे। अपना बैग लेकर जाने से पहले छोटे बालों वाली लड़की चंचल मौलसी ने अचानक जगत मेहरा से कहा, क्या आप मुझे वह 4 पेपर दे सकते हैं? 2 चमकती आंखें आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही थी। नहीं, मैं इसे पारिवारिक धरोहर बना चाहता हूं, जगत मेहरा ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। तो फिर मुझे बेच दो, अपनी कीमत बताओ। चंचल मौलसी ने फिर पूछा। ये अखबार अपनी कला बेचता है, अपना शरीर नहीं। जगत मेहरा ने झूठ बोलना जारी रखा। छी, कंजूस। चंचल मौलसी ने और कुछ नहीं कहा और अपनी दोस्त के साथ बार से चली गई। दोनों महिलाओं के गायब हो जाने के बाद अंजलि रेड्डी ने मुड़कर जगत मेहरा की ओर देखा। आपने उनसे व्हाट्सएप संदेशों या फोन नंबरों का आदान प्रदान करने के लिए नहीं कहा? जगत मेहरा ने उसे घूर कर देखा। मैं तो बस एक विंगमैन हूं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? जतिन ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों कौन हैं? मुख्य इंजन या सहायक बनने की कोई जरूरत नहीं है। सब एक समान है। जगत मेहरा अवाक रह गया। उसे यह भी एहसास हो गया था कि कुछ वर्षों तक अमेरिका में साधना करने के बाद भी उसके भाई में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लेकिन फिर भी जगत मेहरा अब लड़कियों के सामने काफी सहज लग रहा था। हालांकि वो जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लड़कियों से बातचीत करते समय उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसका ध्यान अपनी क्षमताओं और प्राप्त विभिन्न संवेदी सूचनाओं और आंकड़ों पर केंद्रित था। दूसरी ओर प्राप्त जानकारी ने उसे इन लड़कियों के भावनात्मक बदलावों को सटीक रूप से समझने में सक्षम बनाया। वह जान सकता था कि कौन से शब्द बनावटी हैं और कौन से सच्चे, और बातचीत के दौरान वे किन विषयों में सबसे अधिक रुचि रखती है। स्वाभाविक रूप से उनसे बातचीत करना अब कहीं अधिक आसान हो गया था। चलो चलते हैं। कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है? जगत मेहरा ने कहा। अंजलि रेड्डी ने अपने फोन पर समय देखा और कहा, दोपहर के 11 बज रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ खाना खरीद लेते हैं और थोड़ी देर होटल में बैठते हैं। जब वे दोनों बार से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि चंचल मौलसी और याशिका, जो पहले ही निकल चुकी थी, कुछ नशे में धुत युवकों द्वारा परेशान की जा रही थी। वे उन्हें पास के एक डिस्को बार में नाचने के लिए बुला रहे थे। हालांकि वे दोनों भले ही भौहें चढ़ाए खड़ी थी, लेकिन वे घबराई हुई नहीं लग रही थी। आखिरकार
यहाँ की सार्वजनिक सुरक्षा हमेशा से अच्छी रही है। इसके अलावा आजकल बाहर बहुत से पैदल यात्री मौजूद रहते हैं। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और सड़क पर एक पुलिस स्टेशन भी है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा इश्कबाजी करने वाले ही लगते हैं। इनके द्वारा वास्तव में कुछ बुरा करने की संभावना बहुत कम है। यह स्थिति देखकर अंजलि रेड्डी एक पल के लिए झिझक गया। उसने जगत मेहरा से फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें जाकर मदद करनी चाहिए? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि जगत मेहरा ने अपना फोन उठाया और वहां मौजूद नशे में धुत युवकों को चिल्लाकर कहा, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। आओ शब्द से भी प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि न केवल उसके बगल में बैठा अंजलि रेड्डी, बल्कि नशे में धुत युवक, चंचल मौलसी, याशिका और यहां तक कि आसपास से गुजर रहे कुछ लोग भी इतने डर गए कि वे कांपने लगे। फिर मानो आसपास का शोर कम हो गया हो। कोई नहीं बोला। सबकी निगाहें उस गंजे आदमी पर टिक गई जो अभी अभी बार से निकला था और उसने अपना फोन ऊपर उठा रखा था। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं नशे में धुत युवकों में से एक जगत मेहरा की ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके साथी ने उसे पीछे खींच लिया। फिर जगत मेहरा को चेतावनी देते हुए वो लड़खड़ाते हुए चला गया। सबके सामने जगत मेहरा ने अपना फोन ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पुलिस को फोन नहीं किया, वो बस उन लोगों को डराना चाहता था। हालांकि उसने शराबियों के सामने खड़े होकर उन्हें उनकी बदसलूकी से बचाने के लिए सीधे अपने शरीर का इस्तेमाल किया ताकि वो अधिक मर्दाना और वीर दिखे, लेकिन जगत मेहरा खुद उन दोनों लड़कियों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उसे उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी और नियमों के अनुसार कल उसका खून पीने का समय था। वह किसी झगड़े या ऐसी ही किसी बात के कारण गिरफ्तार नहीं होना चाहता था जिससे मामला और पेचीदा हो जाता। चंचल मौलसी ने जगत मेहरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये बौद्ध धर्म की सिंह गर्जना है? मेरे कान लगभग बजने लगे हैं। जगत मेहरा ने अपना चश्मा ठीक किया, मुस्कुराया और बार की पार्किंग की ओर इशारा करते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हम आपको छोड़ दें? नहीं, मैंने गाड़ी बुला ली है। छोटी जी स्कूल में ही रहती है, ये बस कुछ ही कदम दूर है। चंचल मौलसी ने मना कर दिया। जगत मेहरा ने बस यूं ही पूछ लिया था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन दोनों को अलविदा कहने के बाद वो अंजलि रेड्डी के साथ कार लेने चला गया। कार में बैठने के बाद अंजलि रेड्डी ने अचानक कहा, लगता है हम फिर से व्हाट्सएप और फोन नंबर पूछना भूल गए। जगत मेहरा ने भावहीन चेहरे के साथ कार को पार्किंग से बाहर निकाला। बार के पास से गुजरते हुए वो धीरे से रुका और अंजलि रेड्डी से बोला, क्या अब पूछने वाले हो? मैं क्यों पूछूं? छोड़ो, वैसे भी कोई प्रहती नहीं होगी। चलो चलते हैं, चलो कुछ खाने के लिए खरीदते हैं। अंजलि रेड्डी ने अपना सिर सिकोड़ लिया। सामने सड़क किनारे रुकी और तुरंत चली गई मागोतान को देखकर चंचल मौलसी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगा था कि उनका कोई और मकसद होगा और वे हमें मारने आए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे बिना संपर्क जानकारी छोड़े चले जाएंगे। उसके बगल में चश्मा पहने खड़ी लड़की याशिका मुस्कुराई। हमारे लिए आने का क्या मतलब है? अगर उनका कोई और मकसद होता तो वे सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ सकते थे। लेकिन आप सही कह रहे हैं। जब मैं बाहर आया और उन 3 शराबी लोगों को देखा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उन्हें उन 2 लोगों ने काम पर रखा था। लेकिन अगर उन्हें काम पर रखा गया था तो ये स्क्रिप्ट बहुत खराब है। पुलिस को बुलाकर वे डर कर भाग गए। चंचल मौलसी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सोचा था कि 6 साल तक ताइक्वांडो का अभ्यास करने के बाद आखिरकार मैं अपनी पहली सड़क लड़ाई लड़ूंगा। यार, तुम्हें अब भी बहुत पछतावा है। शराबियों से मत पिटना। मुझे तुम्हें बचाने के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बार में मौजूद दोनों लोग, वे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उन्हें तुम्हें बहकाने के लिए भेजा गया हो। एक गंजा है
और दूसरा मोटा है। याशिका ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। हाँ, लेकिन अगर उन्हें हमारी जानकारी और अन्य सूचना पहले से पता नहीं थी तो वे इतने सटीक कैसे हो सकते थे? चंचल मौलसी ने भौहें चढ़ाई। उसे जगत मेहरा की तथाकथित भविष्यवाणी पर कभी विश्वास नहीं था। शुरू से ही उसे लगता था कि जगत मेहरा और अंजलि रेड्डी उनसे किसी मकसद से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्मीदों से अंतर बढ़ता ही जा रहा है। ये दोनों लोग वैसे नहीं थे जैसा उसने सोचा था। याशिका ने भी सिर हिलाया। वह 4 पेपर थोड़ा जादुई है, मेरी समझ से परे है। जहां मैंने लिखा वहां कोई निगरानी नहीं थी और आसपास कोई नहीं था। उसे कैसे पता चला कि मैंने 6 लिखा है? वो सचमुच भाग्य भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं कर सकता, है ना? क्या उस कागज के टुकड़े में वाकई कुछ अजीब है? क्या ये कोई विशेष जादुई वस्तु है? चंचल मौलसी सोच रही थी। तभी उसकी बुलाई हुई गाड़ी आ गई। उसने सीधे याशिका का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गई। आज रात छात्रावास मत जाओ, होटल चलो और मुझसे बातें करो। जगत मेहरा और अंजलि रेड्डी कुछ नाश्ता खरीदने के लिए सुविधा स्टोर गए। जब वे होटल लौटे तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला है, इसलिए वे जल्दी से उसकी ओर दौड़ पड़े। हालांकि जब वे लिफ्ट में दाखिल हुए और अंदर 2 लड़कियों को देखा तो वे दोनों दंग रह गए। लिफ्ट में मौजूद लड़कियां चंचल मौलसी और याशिका थी, जिनसे उन्होंने बार में थोड़ी देर बातचीत की थी। जब लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ तो जगत मेहरा ने लिफ्ट में सन्नाटा तोड़ने की पहल की। क्या संयोग है, आप लोग भी इसी होटल में ठहरे हैं? चंचल मौलसी की निगाहें उन दोनों के बीच संदेह से घूम रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम लोग भी। उसे याद आया कि जब वे बार में बातचीत कर रहे थे तब जीतन तोमर ने बताया था कि वह आज ही शहर आया है और एक दोस्त से मिलने जा रहा है। वह कल जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी इसी होटल में रुका हो? लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही अंजलि रेड्डी अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने देखा कि जिस फ्लोर पर वह जाना चाहता था वो पहले से ही रोशन था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों लड़कियां उसी फ्लोर पर ठहरी हों? लिफ्ट में फिर से सन्नाटा छा गया। जल्द ही वे 16वीं मंजिल पर पहुंच गए जहां वे ठहरे हुए थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जगत मेहरा और अंजलि रेड्डी ने बड़ी विनम्रता से दोनों लड़कियों को पहले जाने दिया। उनके कोने से ओझल हो जाने तक वे इंतजार करते रहे, फिर लिफ्ट से बाहर निकले। हालांकि दोनों लड़कियों के कमरे अंजलि रेड्डी के कमरे से केवल 4 कमरे दूर थे। जब जगत मेहरा और अंजलि रेड्डी चलकर वहां पहुंचे तो उनके कमरे का दरवाजा अभी अभी बंद हुआ था। क्या वे दोनों लोग चुपके से हमारा पीछा कर रहे थे? दरवाजा बंद करने के बाद याशिका की नजरें झांक कर देखने वाले छेद के पास गई। उसने मोटे आदमी और गंजे आदमी को दरवाजे के पास से गुजरते देखा। हालांकि फिर उसने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे हमसे पहले चले गए थे और मैंने रास्ते में उनकी कार नहीं देखी। ये महज एक संयोग होना चाहिए, या फिर उन्हें पहले से ही पता था कि आप किस होटल में ठहरेंगे और उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी। चंचल मौलसी ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। उन्होंने हमें लिफ्ट में देखा और काफी हैरान लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे नाटक कर रहे थे। और एक ही होटल में ठहरने का क्या मतलब है? वे आधी रात को यूं ही दरवाजा नहीं खटखटा सकते, है ना? दूसरी ओर अपने कमरे का दरवाजा खोलने के बाद अंजलि रेड्डी ने मुड़कर जगत मेहरा से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हो रहा है? वे हमारा पीछा करते हुए यहां तो नहीं आए, है ना? एक खूबसूरत महिला से मिलने पर उसे जरा भी उत्साह महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वो काफी घबराया हुआ और थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। जगत मेहरा ने भौहें चढ़ाकर कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चंचल मौलसी ने ये नहीं कहा था कि वो कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड से लौटी है? उनके लिए होटल में ठहरना सामान्य बात है। हो सकता है कि वे पहले भी कुछ दिनों से इसी होटल में रह रहे हों।
अभी उनके हाव भाव देखकर लगता है कि उन्हें शायद शक है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। दरअसल जब जगत मेहरा चंचल मौलसी के कमरे के पास से गुजरा तो उसने जानबूझकर उनकी बातचीत छुपकर सुनी। असल में उसे पूरा यकीन था कि ये एक संयोग था। अंजलि रेड्डी ने इस मामले पर आगे कोई चर्चा नहीं की। दोनों ने मिनरल वाटर की एक एक बोतल ली और कमरे में फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास बैठकर बातें करने लगे। लगता है तुमने रात के खाने के बाद से पानी ही पिया है। अगर मिनरल वाटर नहीं है तो सोडा वाटर ही होगा। मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों में तुम्हें आइस्ड रेड टी और माइडोंग पीना बहुत पसंद था। अंजलि रेड्डी ने उत्सुकता से पूछा। जगत मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, काम के बाद मैं अब लगभग कुछ भी नहीं पीता। इसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। मैंने खुद को तरोताजा करने के लिए ब्लैक कॉफी, चाय और कभी कभी रेड बुल पीना शुरू कर दिया है। अंजलि रेड्डी ने आह भरते हुए कहा, सब लोग बहुत बदल गए हैं। जगत मेहरा ने पिछले कुछ वर्षों के अपने कार्य अनुभव के बारे में बताया। अंजलि रेड्डी ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने अध्ययन और उद्यमशीलता के जीवन के बारे में बात की। खाना खाते समय अंजलि रेड्डी ने अपने उद्यमी जीवन के बारे में संक्षेप में ही बात की। उन्होंने विस्तार से चर्चा नहीं की। बार में लड़कियों से बातचीत करते समय भी उन्होंने अपने उद्यमी जीवन के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही बताया। उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी और यह भी नहीं बताया कि उन्होंने कंपनी क्यों बेची और भरत क्यों लौट आए। लेकिन अब वहां सिर्फ वो और जगत मेहरा थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक चैट बॉक्स खोल लिया हो और विदेश में अपने जीवन के बारे में बातें कर रहे हों। मैंने लोगों को ये कहते सुना था कि आप विदेश में जितना अधिक समय बिताते हैं उतना ही अपने देश से प्यार करने लगते हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता था। लेकिन कुछ साल पहले जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एक समूह के साथ ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण देखा तो हम में से 1 दर्जन लोगों ने राष्ट्रगान गाते गाते हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, विदेश जाने से पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि अमेरिका अच्छा है, ये प्रौद्योगिकी के लिए स्वर्ग है, सिलिकॉन वैली अच्छी है, ये उच्च तकनीकी कंपनियों का उद्गम स्थल है, एंजल निवेशक सचमुच में देवदूत है। मैं अब भी बहुत मूर्ख और भोला हूं। काश मैं पुनर्जन्म ले पाता। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से अलग होता। तुम्हें पूंजी से खेलने वालों से सावधान रहना चाहिए। पूंजी से खेलने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। सुबह के 4 बजे तक अंजलि रेड्डी सोफे पर गिर पड़ा और खर्राटे लेने लगा। पहले जगत मेहरा को लगता था कि भले ही ये छोटा मोटा लड़का इतने सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा था और अपना कारोबार शुरू कर चुका था, लेकिन उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वो अब भी आशावादी था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हालांकि अभी अभी उसकी इतनी शिकायतें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कष्ट झेला है। जब उसने अमेरिका में अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसने अपने परिवार से एक पैसा भी नहीं लिया। टीम बनाने से लेकर निवेश जुटाने तक सब कुछ उसने खुद किया। वाकई उसने बहुत तरक्की की है। हालांकि विभिन्न कारणों से वो अंत में दृढ़ नहीं रह सका, लेकिन उसे भरत लौटकर अपने परिवार की व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। भोजन के दौरान उसने खुलकर बात की, लेकिन उसका मन अब भी अनिच्छा से भरा हुआ था। जगत मेहरा ने एक कंबल लिया और अंजलि रेड्डी को ओढ़ा दिया। फिर वो फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ा हो गया और भोर से पहले के सबसे अंधेरे दृश्य को देखने लगा। उसने धीरे से आह भरी। हर किसी का जीवन आसान नहीं था। जगत मेहरा को स्वाभाविक रूप से सोने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने फोन पर पहले से डाउनलोड की हुई कुछ पीडीएफ किताबें देखी। लगभग 8 बजे प्रदीप भाटी उनसे मिलने आया। उसने अंजलि रेड्डी को, जो अभी भी सदमे में था, उठाया और उसके साथ नाश्ता किया। फिर उसने उसे हवाई अड्डे के लिए छोड़ दिया। जब वे होटल से निकले तो उन्हें चंचल मौलसी और याशिका नाम की 2 लड़कियां नहीं मिली।
मुझे लगता है कि मुझे भविष्य में बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा। अगर आपके पास समय हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और मेरे साथ खेलने आ सकते हैं। बाकी बातों की बात न करें। हमारे गर्म पानी के झरने सबसे अच्छे हैं। अंजलि रेड्डी ने विदाई हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे विदा करने वाले 2 लोगों से कहा, चिंता मत करो, अब जब तुम भारत वापस आ गए हो तो हम अमीरों का फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। प्रदीप भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। एयरपोर्ट से लौटते समय प्रदीप भाटी ने आगे देखते हुए धीरे से कहा, कल रात खाना खाते समय तुमने कहा था कि तुम अपने गृहनगर वापस जाना चाहती हो। मैंने बाद में इस बारे में सोचा। तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए तुमने ये निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार किया होगा। अब तुम्हें दोबारा मनाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि आपका इस तरह वापस जाना दुखद है। तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है, कुछ वर्षों बाद ये कहना मुश्किल है कि आपकी तकनीकी क्षमता इस क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के साथ तालमेल बिठा पाएगी या नहीं। खैर, आप खुद ही सोच लीजिए। संक्षेप में, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ शिष्टाचार नहीं बरतूंगा। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने मोहल्ले में लौटकर लिफ्ट से बाहर आने पर जगत मेहरा को दरवाजे पर एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा मिला। दरवाजे के हैंडल पर एक प्लास्टिक की थैली भी लटकी हुई थी। उसने संशय से प्लास्टिक की थैली उठाई और उसमें लॉलीपॉप का एक डिब्बा और एक पत्र देखा। पत्र में रंगीन कलम से बना एक चित्र था। चित्र में 2 लोग थे। एक लंबा गंजा आदमी था, दूसरा एक छोटी सी लड़की। चाहे वो आदमी हो या लड़की, रेखाएं अपेक्षाकृत सरल और खुरदरी थी। फिर भी चेहरे के भाव स्पष्ट थे। यह आसानी से पहचाना जा सकता था कि चित्र में वह और गोलमटोल लड़की शर्मिला टंडन थे। ये चित्र और लॉलीपॉप स्पष्ट रूप से शर्मिला टंडन द्वारा उसके लिए छोड़े गए थे। जगत मेहरा ने गत्ते का डिब्बा खोला और देखा कि यह लगभग नया राइस कुकर था। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह शर्मिला टंडन के घर से आया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जगत मेहरा ने तुरंत सिक्का 1 की मौजूदगी का एहसास किया और पाया कि सिक्का 1 अब शहर में नहीं है। अनुमानित दूरी के आधार पर ऐसा लगता है कि वह प्रांत से बाहर निकल चुका है। उसने यूनिट 706 के कसकर बंद दरवाजे की ओर मुड़कर देखा और आह भरी। ऐसा लग रहा था कि पहले हुई घटना पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। सुमन टंडन की मां को शायद चिंता थी कि इसका असर शर्मिला टंडन पर पड़ेगा, इसलिए वो वहां से चली गई। घर शायद बिकने वाला था। रक्त पीने से पहले जगत मेहरा ने अपनी योजना के अनुसार कई वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करने में कुछ घंटे बिताए। उनमें से एक बटेर के अंडे के आकार के 2 पत्थर थे। वह देखना चाहता था कि क्या उन्हें निगलने के बाद उल्टी रोकने की उसकी क्षमता में सुधार होता है। वह इसे एक बैकअप, लंबी दूरी के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता था। दरअसल जगत मेहरा एक तलवार से संबंध स्थापित करना चाहता था। उसका मानना था कि इतनी साधारण धातु की तलवार से संबंध स्थापित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कॉइन 1 खेलने के उनके पिछले अनुभव के आधार पर यदि कोई संबंध स्थापित हो जाता है तो उनकी वर्तमान भुजाओं की ताकत के साथ उनके लिए आधुनिक शियाओ ली फ्लाइंग डैगर बनना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि धारदार हथियारों जैसी चीजों के लिए अगर वो उनका इस्तेमाल न करे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसने उनका इस्तेमाल किया और किसी को चोट पहुंचाई तो भले ही वह सही हो, बाद में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। देखा जाए तो पत्थर के बारे में समझाना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि इसकी घातकता काफी कम थी, फिर भी उसे नहीं लगता था कि उसे उड़ने वाले खंजर का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। भविष्य में अगर विशाल उल्लू जैसे किसी विकृत प्राणी से सामना होने की संभावना हो तो उच्च पाउंड क्षमता वाला शिकार करने वाला मिश्रित धनुष लेना अधिक व्यावहारिक होगा।
उससे जुड़ी दूसरी वस्तु एक तीसरे क्रम के रूबिक क्यूब से निकाला गया प्लास्टिक का एक कोना था। वह यह देखना चाहता था कि किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग से संबंध स्थापित करने से उस संपूर्ण वस्तु पर उसके नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका कितना प्रभाव होगा। हालांकि प्लास्टिक के इस टुकड़े को ध्यान से देखने में उन्हें 1.5 घंटा लग गया, जिसके बाद अचानक उनकी आंखों में एक विचार आया और उन्होंने सफलतापूर्वक इस बात को समझ लिया। शाम 6:30 बजे भूख लगने का अपेक्षित एहसास हुआ। जगत मेहरा रसोई में एक खरगोश को काटकर उसका खून निकालने के लिए गया। इस बार खरगोश पिछली बार वाले से बड़ा था। उसने खरगोश से 200 मिलीलीटर से अधिक खून निकाला। जगत मेहरा के लिए यह खून काफी नहीं था। इसे पीने के बाद भी उसे भूख लग रही थी। हालांकि इस बार वह स्वाद बदलना चाहता था, इसलिए उसने खरगोश का खून लेना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने मुर्गियों और बत्तखों के खून का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने बाद में आजमाने के लिए नई रेसिपी की सामग्री भी पहले से तैयार कर ली। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान कर दिया वो ये थी कि खरगोश, मुर्गी और बत्तख का खून पीने के बाद उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। यह सिर्फ स्वाद का ही अनुभव नहीं था, बल्कि उसके शरीर से भी एक प्रतिक्रिया मिली। मुर्गी और बत्तख का खून पीने पर उसे अपने शरीर में आनंद और संतुष्टि का एहसास हुआ, जो खरगोश का खून पीने पर हुए एहसास जितना अच्छा नहीं था। क्या हो रहा था? जगत मेहरा को अच्छी तरह याद था कि शुरुआत में उसने जो मुर्गी का खून पिया था और बाद में जो खरगोश का खून पिया था, उसमें ज्यादा फर्क नहीं था, या यूं कहें कि सभी रक्त में कोई मौलिक और स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई दिया। पहले जब वह विशाल उल्लू की यादों का अनुसरण करते हुए गहरे पहाड़ों की खोज में निकला था, तब उसने पहाड़ों में कुछ जंगली जानवरों और शिकारी पक्षियों का शिकार किया और उनके खून का स्वाद चखा। यह शहर से खरीदे गए पालतू पशुओं और मुर्गियों से कुछ खास अलग नहीं था। एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर उत्परिवर्तित प्राणी विशाल उल्लू के रक्त में था। लेकिन अब जो दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लंबे समय तक एक ही जानवर का खून पीने के बाद शरीर का पाचन तंत्र उस जानवर के खून को पहचानने लगे। और उसे पूरा यकीन था कि ऐसा इसलिए नहीं था कि नए खरीदे गए बेल्जियन खरगोशों का खून पहले वाले खरगोशों से ज्यादा खास था। पहले वाले सामान्य खरगोश के खून से उसे जो अनुभूति होती थी वो इससे अलग नहीं थी। अंतर सिर्फ मुर्गी के खून और बत्तख के खून का था। जगत मेहरा खरगोश के खून में मौजूद अंतरों पर विचार करते हुए झटपट खरगोश का मांस, मुर्गी का मांस और बत्तख का मांस काटकर फ्रिज में रख दिया। फिर साधारण धुलाई के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। उसने इस समस्या के बारे में सोचना जारी नहीं रखा और तय किया कि वह जागने के बाद इसके बारे में सोचेगा। अगली रात 8:13 बजे जगत मेहरा अनुमानित समय पर जाग गया। नहाने और शरीर सुखाने के बाद जगत मेहरा ने बाथरूम के दर्पण में खुद को देखा। 1 महीने से अधिक समय तक उत्परिवर्तन और लक्षित प्रशिक्षण के बाद उसका शरीर अब 1 महीने पहले की तुलना में बहुत अलग था। इससे पहले झांग जतिन ने कहा था कि वह ड्वेन जॉनसन की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में केवल बाहरी मांसपेशियों के आकार और माप को देखें, यहां तक कि ऊंचाई के अंतर को भी नजरअंदाज कर दे, तो भी वो ड्वेन जॉनसन से बहुत दूर है। अगर वो अब लंबी कमीज और पतलून पहने तो शायद लोगों को यह आभास हो सकता है कि वो थोड़ा पतला है, लेकिन यह निश्चित था कि अगर वह उसी आकार का मांस का एक टुकड़ा काटकर उसका वजन करे तो चाहे वो ड्वेन जॉनसन हो या कोई और, उसका वजन उससे अधिक नहीं होगा। उन्हें यह भी संदेह था कि उनकी मांसपेशियों के रेशे आम लोगों से बहुत अलग थे। जगत मेहरा ने अपना सिर छुआ और अनजाने में खुद से बुदबुदाया, मेरे बाल क्यों नहीं? जब उसमें पहली बार उत्परिवर्तन हुआ तो उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके बाल हैं या नहीं, क्योंकि उसे जीवन और मृत्यु के मुद्दे पर विचार करना था। देखा जाए तो उसके बाल होना या न होना वास्तव में महत्वहीन था। लेकिन अब
1 महीने से अधिक समय बीत चुका था और इतने सारे उत्परिवर्तनों के बाद वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, आखिर बाल ही क्यों? ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे अपनी दिखावट की परवाह थी, बल्कि उसे अस्पष्ट रूप से ये महसूस हुआ कि शायद इस बिंदु से वह इसे अपने उत्परिवर्तन के कारण से जोड़ सकता है, या शायद ये उत्परिवर्तन की एक विशेषता थी। आखिरकार उत्परिवर्तन के बाद उसके दांत, नाखून और त्वचा बदल गए और नए उगाए। केवल उसके बाल ही नहीं उगे, लेकिन बाकी के बाल, जैसे कि उसकी भौहें, नाक के बाल और पैरों के बाल अभी भी मौजूद थे, और अब उनकी दाढ़ी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1 महीने से ज्यादा समय में उन्होंने सिर्फ 3 बार ही शेव की थी। पहले वे हर सुबह शेव करते थे। कुछ देर सोचने के बाद भी जगत मेहरा को समझ नहीं आया। वह बाथरूम से बाहर निकला और वजन मापने वाली मशीन पर खड़ा हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसका वजन 100 किलो से अधिक हो गया था और अब वो 100.3 किलो पर पहुंच गया था। लेकिन अपनी शारीरिक बनावट को देखकर उसे विश्वास था कि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि उसका वजन 170 किलोग्राम से अधिक है। नियमित रूप से विभिन्न बदलावों का परीक्षण और रिकॉर्ड करने के बाद जगत मेहरा खरगोश को खाना खिलाने गया और कैनरी के लिए पानी बदला। फिर उसने अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप के अपठित संदेशों को देखा। रश्मि सिंह और बाकी 3 लड़कियों का संदेश आया कि लाओ शिया कुछ दिनों में हरदेव प्रांत जा रही हैं। इस शुक्रवार को वे लाओ शिया के घर एक समारोह में शामिल होने जा रही हैं। वे जगत मेहरा से खाना बनाने के लिए कहेंगी। जगत मेहरा ने थोड़ी देर सोचा और ओके इमोजी के साथ जवाब दिया, जिससे तीनों लड़कियां तुरंत भड़क उठीं। रश्मि सिंह, मुझे पता था। जगत मेहरा के व्हाट्सएप संदेशों में देरी हो रही होगी। कविता बंसल, मुझे लगा कि तुमने मरने का नाटक किया और जब तुमने देखा कि हम तुम्हें खाना बनाने के लिए कहने वाले हैं तो तुम नहीं आए। जिया राठौर, आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी? मैं उन्हें पहले से तैयार कर लूंगी। ग्रुप में थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जगत मेहरा ने देखा कि ऑफिसर चमन के कुछ संदेश अभी भी पढ़े नहीं गए थे। उसने उन्हें खोला और देखा। मैंने पूछा, जब आपको समुदाय के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया था तब क्या हुआ था? भाग लेने वाले युवकों में से एक बेहद डरा हुआ लग रहा था। वो इतना डर गया कि पुलिस के पास भाग गया। जगत मेहरा हक्का बक्का रह गया। आखिर हो क्या रहा है? उसने अनुमान लगाया कि ऑफिसर चमन जिस युवक की बात कर रहे थे वो वही युवक था जिसके कान में बाली थी और जो पहले उससे डरता था। लेकिन वह बात 7 तारीख की थी और आज 11 तारीख थी। और उसने पुलिस को क्यों बुलाया? वही व्यक्ति था जिसने चाकू पकड़ा था और घेराबंदी में भाग लिया था। उसने तो कुछ किया ही नहीं। हालांकि ऑफिसर चमन ने केवल व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, उन्हें फोन नहीं किया। यह स्पष्ट था कि मामला इतना जरूरी नहीं था। उसने दोनों संदेशों का समय देखा। आज शाम करीब 5 बजे का समय था। उसने एक हैरान करने वाला इमोजी भेजा और फिर पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहां पीड़ित हूं। कुछ देर बाद ऑफिसर चमन ने हंसते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया, मुझे इसके बारे में आज ही पता चला। कुछ दिन पहले येलो रिवर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी को एक युवक से शिकायत मिली। वो घबराया हुआ था और उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। लेकिन जब उससे पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसने किसी को रोकने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। और फिर उसने बताया कि सिगरेट खरीदने जाते समय उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी। शुरू में पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अधिकारी को लगा कि वह नशे में है और उसे मूत्र परीक्षण के लिए ले गया। बाद में जब उसकी भावनाएं सामान्य हुई तो मैंने उससे फिर से विस्तार से पूछा, लेकिन उसके अनुसार उसने उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा किया था। अंत में किसी ने पुलिस को फोन किया और उन्हें डराकर भगा दिया। बाद में वो उस व्यक्ति से मिला जिसे उसने रोका था
और उसे लगा कि वो व्यक्ति उसे मारना चाहता था। जब मैंने उससे पूछा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, तो वह मुझे कुछ नहीं बता सका। बाद में पुलिस अधिकारी ने उसके माता पिता को ढूंढ लिया और उसे वापस ले गए। कहा जाता था कि वापस आने के बाद वो लड़का बाहर नहीं निकला। उसने अपने माता पिता से भी उस छात्र से बदला लेने और अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में मदद मांगी थी। उसे लगा था कि स्कूल में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं होगी। मैं भी आज काम के सिलसिले में पुलिस स्टेशन गया था और वहां अपने सहकर्मियों से बातचीत की। मुझे इसके बारे में तभी पता चला। उनके वर्णन से मुझे पता चल गया कि बच्चा तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? तुमने एक गली के गुंडे को इतना डरा दिया कि वह सड़कों पर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा और उसने अपनी पढ़ाई दोहराकर दोबारा स्कूल जाना बेहतर समझा। जगत मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया था। मैंने उन्हें डराने के लिए तुम्हारा नाम लिया। फिर सुविधा स्टोर पर मेरी एक युवक से टक्कर हो गई, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। शारीरिक संपर्क तो दूर की बात है। वो कैसे डर सकता था? वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि कान में बाली पहने युवक क्यों डरा हुआ था, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। क्या उस झटके का असर इतना बड़ा था? उसने पहले सोचा था कि उसके जाने के बाद जब वो उसे नहीं देख पाएगा तो वो युवक सामान्य हो जाएगा। दरअसल जाने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि युवक की हृदय गति, सांस लेने की प्रक्रिया और अन्य सभी आंकड़े सामान्य हो गए हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि लड़का पुलिस के पास भाग कर जाएगा। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि ये सब शायद उसके सदमे के कारण नहीं था। हो सकता है कि कान में बाली पहने उस युवक ने कुछ कल्पना की हो और खुद को डरा लिया हो, जिसके परिणाम स्वरूप ये परिणाम हुआ हो। सौभाग्यवश इस मामले से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जगत मेहरा ने 2 जुड़े हुए पत्थरों पर प्रयोग किया और पुष्टि की कि संबंध स्थापित होने के बाद पेट में पत्थरों का एहसास अधिक स्पष्ट रूप से होता है। इससे उल्टी को अधिक प्रभावी ढंग से और सीधे तौर पर रोका जा सकता है। बेशक असहजता कम नहीं हुई, लेकिन खाना निगलना काफी आसान हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पहले कुछ बार बिना चबाए खाने से भोजन नली में बदलाव आ गया था, लेकिन पेट द्वारा सामान्य भोजन को पचाने की आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जुड़े हुए रूबिक क्यूब को वापस रूबिक क्यूब पर रखने के बाद जगत मेहरा ने प्लास्टिक के कोने से जुड़ाव महसूस किया और रूबिक क्यूब को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया पूरी होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लगभग 20 सेकंड से भी कम। गति के लिहाज से यह परिणाम स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा नहीं था। जगत मेहरा को धुंधला सा याद था कि कुछ साल पहले उसने रूबिक क्यूब की व्यक्तिगत प्रतियोगिता की रैंकिंग देखी थी। शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए 5 सेकंड से अधिक का समय लगता था। रूबिक क्यूब का एक विशेषज्ञ 15 सेकंड के भीतर ही टूटे हुए रूबिक क्यूब को पहचान सकता है और फिर तुरंत अपने दिमाग में उसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका निकाल सकता है। इसके बाद क्यूब को ठीक करने की प्रक्रिया हाथ की गति पर निर्भर करती है। जगत मेहरा की वर्तमान स्मृति, सोचने का तरीका और उंगलियों पर नियंत्रण को देखते हुए यदि वह कुछ समय तक अभ्यास करता रहे तो वह निश्चित रूप से रूबिक क्यूब विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच जाएगा। उसे जुड़े हुए कोनों की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जगत मेहरा ने रूबिक क्यूब के कोने से जो संबंध स्थापित किया था, उसका मकसद रूबिक क्यूब विशेषज्ञ बनना नहीं था। इसलिए उसे रिकवरी की गति की परवाह नहीं थी। इसीलिए उसने अभी तक समय भी नहीं देखा और उसकी रिकवरी तकनीक भी मानक नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य रूबिक क्यूब के भीतर जुड़े हुए कोने को महसूस करना था। इससे रूबिक क्यूब को हल करने की उनकी प्रक्रिया पर किस प्रकार का विशिष्ट प्रभाव पड़ा। जगत मेहरा ने पाया कि रूबिक क्यूब को चाहे जैसे भी घुमाया जाए, नारंगी, हरे और सफेद कोनों की स्थिति और कोण के बारे में उनका दिमाग हमेशा स्पष्ट रहता था। इसका संदर्भ के रूप में उपयोग करके उसके लिए रूबिक क्यूब के अन्य किनारों
और कोनों की स्थिति को समझना वास्तव में अपेक्षाकृत सुविधाजनक था। मूलतः जब किसी जटिल समग्र इकाई का एक भाग जगत मेहरा से संबंध स्थापित करता था, तो जगत मेहरा की उस समग्र इकाई की समझ में भी उसी अनुपात में सुधार होता था। सुधार की मात्रा इस बात पर निर्भर करती थी कि उस समग्र इकाई के कितने भाग जगत मेहरा से जुड़े हुए हैं। यदि किसी कार को उसके प्रत्येक भाग में विभाजित किया जा सके और उसे उससे जोड़ा जा सके, तो वो ये अनुमान लगा सकता है कि कार पर उसका नियंत्रण और समझ निश्चित रूप से चरम पर पहुंच जाएगी। इसका किस तरह का प्रभाव होगा? क्या ये रेसिंग का बादशाह होगा, कारों की मरम्मत का बादशाह होगा, या दोनों? ये अभी भी अनिश्चित था। बेशक संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत थकाऊ, जटिल और समय लेने वाली होगी। उन्होंने पहले ही ये अनुमान लगाया था कि किसी चीज से संबंध स्थापित करने के लिए उसकी संरचना और विभिन्न विशेषताओं की अपेक्षाकृत व्यापक समझ स्थापित करना आवश्यक है। कागज के तौलिए, सिक्के और एक चार पेपर जैसी चीजों से निपटना आसान था। फिर भी प्लास्टिक के कोने से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित करने में उसे 1 घंटे से अधिक समय लग गया। कार, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसी जटिल वस्तुओं की तो बात ही छोड़िए, उनसे संपर्क स्थापित करना और भी कठिन था। अन्य बातों का तो जिक्र ही नहीं। अगर वह किसी सर्किट बोर्ड से कनेक्शन स्थापित करना चाहता था, तो उसे यह भी नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता है। हालांकि अगर उसने संपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि केवल उसके एक छोटे से हिस्से पर ध्यान दिया, तो संबंध स्थापित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जब तक संपर्क का एक हिस्सा स्थापित हो जाता है, तब तक वह बहुत कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। अगला कदम जो उसे उठाने की जरूरत थी, वह था जटिल समग्र से अलग किए बिना एकल भाग के साथ संबंध स्थापित करना। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन पर लगे स्क्रू को बिना निकाले सीधे ही लगाया जा सकता है। अन्य बातों को छोड़ दे तो कम से कम वह मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए इस पेंच पर भरोसा कर सकता था। इस तरह कई कार्यों को अधिक सुविधाजनक और सीधे तरीके से पूरा किया जा सकता है। जगत मेहरा, जो सोचते हुए रूबिक क्यूब से खेल रहा था, अचानक कोने में अलमारी पर रखे पिंजरे में बंद चिड़िया को अपनी ओर घूरते हुए पाया। जगत मेहरा ने पीछे मुड़कर देखा और वह तुरंत सतर्क हो गया। वह पिंजरे में कूदा, घुमा और कोने में दुबक गया। जगत मेहरा चलकर आया और कुछ देर तक पिंजरे के किनारे को हल्के से सहलाता रहा। कैनरी ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया और कोने में बिना हिले डुले बैठी रही। जगत मेहरा थोड़ा उत्सुक था। उसने पिंजरे को उठाया और उसे घुमाकर अपनी ओर कर लिया। परिणाम स्वरूप कैनरी दूसरे कोने में कूद गया और सिकुड़ता चला गया। जगत मेहरा उस युवक को याद करके भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, जिसने कान में बाली पहनी थी और उससे हैरान होकर पुलिस के पास भाग गया था। कहीं यह पक्षी भी सदमे में तो नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है। कान में बाली पहने युवक बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को अत्यधिक हिंसक भावों से दबा रखा था और उसके मन में हत्या करने का भी प्रबल इरादा था। लेकिन इस कैनरी के लिए, चाहे वो खूल और पक्षी बाजार में हो या जब वह उसे घर लाया, उसका आश्चर्य कहीं अधिक सौम्य था। ज्यादा से ज्यादा उसने अपनी स्मृति में बसे विशाल उल्लू के प्रभुत्वशाली हाव भाव का अनुकरण किया। इसके अलावा उन्होंने ज्यादातर इसे एक सहज और आत्मीय भावना से प्रभावित किया। जगत मेहरा ने कुछ देर सोचा, फिर उठकर बैठक के दरवाजे और खिड़कियां बंद की और वापस जाकर चिड़िया का पिंजरा खोला। उसने पिंजरे के सामने एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। मन ही मन उसने कल्पना की कि वह पहाड़ के किनारे सूर्योदय देख रहा है, ताजी हवा का आनंद ले रहा है। सुबह की हल्की हल्की हवा बह रही है और कैनरी चिड़िया उसके कंधे पर बैठी है। जगत मेहरा ने सोचा कि चूंकि उत्पीड़न, सदमा और खतरे की भावनाएं अंतरिक्ष के पार प्रसारित हो सकती है, तो क्या इस तरह की अंतरंग और मैत्रीपूर्ण भावना अन्य जानवरों तक भी प्रसारित हो सकती है? ठीक वैसे ही जैसे खूल और पक्षी बाजार में
वह समुद्र के किनारे खुद को ऊँघते हुए कल्पना करके सभी पक्षियों को सदमे की स्थिति से राहत दिलाने पर निर्भर था। शायद वह इस भावनात्मक संकेत का इस्तेमाल करके कैनरी को यह बता सके कि वह क्या चाहता है। क्या वो उसके करीब रहना चाहता है? लेकिन जगत मेहरा के मन में बसी कैनरी चिड़िया के साथ 20 मिनट तक सूर्योदय देखने के बाद वास्तविक दुनिया में पिंजरे में बंद कैनरी चिड़िया का पिंजरे से बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने उसकी ओर पीठ नहीं मोड़ी और कोने में सिकुड़ती रही। चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाहट। कैनरी पक्षी ने अचानक कुछ बार चहचहाया और जगत मेहरा होश में आया और उसने ध्यान से उसका विश्लेषण किया। हालांकि इस पक्षी को कुछ ही दिनों के लिए खरीदा गया था, लेकिन उसने व्हाट्सएप के माध्यम से पक्षी भाषा विशेषज्ञ लिटिल एप्पल के साथ काफी बातचीत की। वो कैनरी की चहचहाहट का अर्थ लगभग समझ चुका था।